दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन में आज हम लोग वायरसेस चैप्टर के 20 सवालों को देखेंगे। यह वायरसेस चैप्टर की पहली सीरीज है। इसमें वायरसेस से संबंधित हम लोग 20 सवालों का जवाब भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उनका विस्तार भी आपको समझा देंगे। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो भी आप हर सवाल को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो पहला सवाल है वो है वीर्यान होता है, यानी कि वीर्यान क्या होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला है न्यूक्लियोकैप्सिड, दूसरा है कैप्सिड, तीसरा है न्यूक्लिकम और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो पहला विकल्प है न्यूक्लियोकैप्सिड वही विकल्प सही है। आपको बता दें कि वायरस या फिर वीर्यांश दोनों के अंदर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड होता है। ये देखिए इसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है और इसके बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की कोट होती है, इसे कैप्सिड कहते हैं। तो अंदर का न्यूक्लिक एसिड और बाहर का कैप्सिड दोनों को मिला करके न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। अब आपके अंदर यह सवाल होगा कि आखिर वायरस और वीर्यान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर वायरस किसी जीवित प्राणी के ऊपर है तो उसे वायरस कहेंगे, लेकिन वायरस अगर किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर है, मतलब नॉन लिविंग कंडीशन में है, तो उसे वीर्यान कहते हैं। यानी आप यह समझिए कि अगर मरा हुआ वायरस है, यानी कि वायरस ऐसी जगह पर है, नॉन लिविंग सब्सटेंस पर है, तो उसे वीर्यान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वायरस जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है। अगर वायरस किसी जीवित प्राणी के ऊपर है तो वह जीवित रहेगा, बाकी अगर किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर पड़ा हुआ है तो वह नॉन लिविंग रहेगा। फिर वह किसी जीवित प्राणी के कांटेक्ट में आएगा तो जीवित हो जाएगा और वायरस कहलाएगा। तो आप पूरी बात समझ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम किससे उत्पन्न होता है। 4 विकल्प है। पहला है जीवाणु द्वारा, दूसरा कवक बीजाणु द्वारा, तीसरा परागकण द्वारा, चौथा विषाणु HLTV, थर्ड एंड LAV या ARV2 द्वारा। तो दोस्तों यह तो निश्चित है कि वायरस के द्वारा ही एड्स होता है या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसमें पहला जीवाणु है तो ये गलत है। बाकी इसके बाद जो है कवक बीजाणु द्वारा तो यह भी गलत है। तीसरा परागकण द्वारा ये भी गलत है, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, विषाणु के द्वारा ही एड्स रोग होता है। तो यह भी आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी संबंधित है, यानी कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रानीखेत डिजीज यानी कि जो रानीखेत बीमारी है वह मुर्गी पालन से संबंधित है या पोल्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अब इसके बारे में आप पूरा विस्तार से समझ लीजिए। दोस्तों ये जो रानीखेत डिजीज या रानीखेत बीमारी है यह मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह बीमारी जब मुर्गियों को हो जाती है तो उसमें जो मुर्गी है वो अपना खाना पीना बंद कर देती है और पूरा लूज पड़ जाती है, धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लगती है। अब आपको समझना है कि आखिर रानीखेत डिजीज इसे क्यों कहते हैं या रानीखेत बीमारी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यह बीमारी वास्तव में तो ब्रिटेन में पहली बार देखी गई, अर्थात यह बीमारी ब्रिटेन में उत्पन्न हुई, लेकिन विदेशियों ने इतना चालाकी किया कि यह बीमारी अपने देश को न बता करके बल्कि ये कह दिया कि यह बीमारी भारत में पहली बार हुई, यानी कि रानीखेत में हुई। रानीखेत जो शहर है यह भारत में है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक जिला है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा जिला के अंदर है रानीखेत। यह टूरिज्म प्लेस भी है। यहाँ पर बहुत से लोग टूर के लिए आते हैं। हो सकता है आप भी कभी गए हों, अगर न गए हों तो कभी आप भविष्य में जरूर जाइएगा। तो रानीखेत अल्मोड़ा जिले में है उत्तराखंड में और वहीं से माना जाता है कि यह बीमारी उत्पन्न हुई, मुर्गियों की जो यह बीमारी है रानीखेत से उत्पन्न हुई ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में यह बीमारी ब्रिटेन में पहली बार उत्पन्न हुई थी। विदेशियों ने चालाकी से इस बीमारी को यह घोषित कर दिया कि यह बीमारी रानीखेत यानी कि भारत में उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर पहला विकल्प है। आप इतना ही जानते रहे कि यह मुर्गी पालन से संबंधित है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीफेज 5x174 में होता है,
यानी कि जो कोलीफेज 5x174 है यह एक बैक्टीरियोफेज है। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इसको इंग्लिश में देखिए क्या है, कोलीफेज 5x174 कंटेन, यानी जो 5x174 बैक्टीरियोफेज है या कोलीफेज है। कोलीफेज क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इश्चेरिचिया कोलाई पर यह अटैक करता है। यह एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। यह इश्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करता है, इसलिए इसको कोलीफेज भी कहते हैं। 5x174 इसकी वेराइटी है। तो पूछा जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, तो 4 विकल्प दिया गया है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दूसरा विकल्प है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तीसरा विकल्प है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और चौथा विकल्प है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि पीजीटी बायोलॉजी 2010 में और टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यह सवाल, आप इसे ख्याल रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5x174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है, यानी जो 5x174 विषाणु है एक वायरस है, अभी मैंने इसके बारे में बताया है। तो इसके अंदर जो जीनोम पाया जाता है उसमें बीपी की संख्या है, यानी कि जो बेस पेयर है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, उसकी कितनी संख्या होती है। तो आप इसमें यही बात याद कर लीजिए, 5386। यह भी सवाल बार बार आता है। तो 5386 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, 5x174 के अंदर 5386 बेस पेयर पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नग्न विषाणु है, यानी कि नेकेड वायरसेस आर। तो आपको एक बात बता दें कि वायरस जो होता है तो वायरस के बाहर प्रोटीन की कोट होती है और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर केवल आरएनए है तो इसे आप कहेंगे वायरोइड्स। क्या कहेंगे? वायरोइड्स। इसे आप वायरोइड्स कहेंगे। लेकिन अगर बाहर की केवल खोल है, यानी कि अंदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसे प्रियांस कहेंगे आप। इसे आप कहेंगे प्रियांस, प्रियांस कहेंगे। तो यहां पर 3 शब्द हो गया। अगर जेनेटिक मटेरियल भी है, बाहर प्रोटीन की कोट भी है, तो आप इसे वायरस कहेंगे। लेकिन अगर केवल जेनेटिक मटेरियल है तो इसे आप वायरोइड्स कहेंगे। और अगर केवल प्रोटीन बाहर की कवरिंग ही है तो इसे प्रियांस कहेंगे। तो अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि नग्न विषाणु है, यानी कि ऐसा विषाणु, ऐसा वायरस जो नग्न हो, यानी बाहर ये प्रोटीन की कोट नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये ऐसा एक वायरस है जिसके बाहर प्रोटीन की कोट नहीं है, अर्थात केवल जेनेटिक मटेरियल है, तो इसे वायरोइड्स कहेंगे। तो यहां पर दूसरा विकल्प सही है, यानी कि अगर ऐसा वायरस है जिसके बाहर प्रोटीन की कोट ही नहीं है, नग्न है, केवल आरएनए है, तो इसे वायरोइड्स कहेंगे। तो आप पूरी बात समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी जो T4 बैक्टीरियोफेज है इसे कहां से उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में से, दूसरा है कृत्रिम संवर्धन माध्यम से, तीसरा है दोनों में से और चौथा है किसी में से नहीं। तो इसमें पहला विकल्प सही है, आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में से। आपको बता दें कि आंत में एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे ई कोलाई कहते हैं और वहीं से T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विरियान का अर्थ है। तो यहां पर पूछा जा रहा है विरियान का क्या अर्थ है। मैंने अभी इसके बारे में बताया है। तो अभी देखिए इसमें विकल्प देखते ही आप पहचान जाएंगे। पहला विकल्प है वायरस का कैप्सिड, दूसरा है वायरस की पूर्ण अवस्था, तीसरा है वायरस का न्यूक्लिक अम्ल और चौथा है मृत वायरस। यहाँ पर देखिए डेड वायरस लिखा गया है, तो यही विकल्प सही है, चौथा विकल्प। मैंने अभी बताया कि अगर वायरस किसी
लिविंग ऑर्गेनिज्म पर है तो वायरस कहते हैं, लेकिन अगर वह नॉन लिविंग सब्सटेंस पर है तो उसे मृत वायरस या डेड वायरस या फिर उसे वीरियान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है, यानी कि एक प्लांट वायरस है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है। तो देखिए, पहला विकल्प है आरएनए, दूसरा है डीएनए और तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें, जो पादप विषाणु होते हैं यानी कि प्लांट वायरस होते हैं उसमें सामान्यतः आरएनए होता है। बाकी जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, डीएनए प्लस आरएनए दोनों होता है। बहुत कम ऐसे प्लांट वायरस मिलेंगे जिसके अंदर डीएनए रहेगा। तो आप कुल मिलाकर इतना जरूर जानते रहिए कि सामान्यतः प्लांट वायरस में आरएनए होता है और एनिमल वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं, यानी कि जो ये जोड़े में नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सा जोड़ा है जो एक वायरस का निर्माण कर देता है। तो पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, यह तो किसी कीमत पे वायरस नहीं बना सकता है। दूसरा है स्टार्च एवं वसा, तो यह भी किसी कीमत पे वायरस नहीं बना सकता है। तीसरा है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, तो मैंने आपको बताया है कि बाहर की कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है और अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर। तो यही प्रोटीन, बाहर देखिए क्या है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अंदर क्या है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यही तीसरा विकल्प सही है। बाकी चौथा विकल्प लिपिड एवं प्रोटीन यह भी गलत है, इसमें तीसरा विकल्प ही सही है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब अगला क्वेश्चन है, वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं, यानी कि वायरॉइड्स इसमें से किसके द्वारा बने होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर बाहर प्रोटीन की कोट, अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो वायरस, और केवल प्रोटीन है तो प्रियांश, और केवल जेनेटिक मटेरियल है तो वायरॉइड्स। तो यहाँ पर वायरॉइड्स पूछा गया है तो इसका मतलब केवल जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पहला है प्रोटीन अणु यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। दूसरा है आरएनए अणु यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल, यही दूसरा विकल्प सही है, यानी कि वायरॉइड्स के अंदर केवल आरएनए अणु ही पाया जाता है। तीसरा स्टार्च अणु, ये भी गलत है, और कार्बोहाइड्रेट अणु यह भी गलत है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में यह पूछा जाता है, पीजीटी बॉटनी में देखिए 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की, यानी कि नीचे वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है तो यह पूछा गया है कि किसने इसमें विषाणु की खोज किया। तो पहला है मेयर, दूसरा इवानोस्की, तीसरा पास्चर और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है इवानोस्की यही सही है, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। इसे आप समझिए कि जब एक विषाणु, मान लीजिए कि यह कोई विषाणु है जैसे कि बैक्टीरियोफेज, आप बैक्टीरियोफेज को पढ़े होंगे। अब यह अगर किसी बैक्टीरिया पर यानी किसी जीवाणु पर अटैक करता है तो यह मान लीजिए क्या हो गया, बैक्टीरिया है, और यह क्या है वायरस यानी कि विषाणु है, और इसके अंदर ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर यह जेनेटिक मटेरियल है। अगर यह वायरस इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो इसका कौन सा भाग इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। परिपोषी का मतलब क्या है, जिसके ऊपर यह पोषण ले रहा है, जिसके ऊपर अटैक किया है। तो आपको बता दें कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आरएनए अथवा डीएनए जो भी रहेगा वही पदार्थ जो है इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। तो अब देखिए कौन सा विकल्प इसमें आपको सही लग रहा है। तो पहला क्या है प्रोटीन परत यानी कि प्रोटीन कोट, तो प्रोटीन कोट तो जहां की तहां है, इसका मतलब यह विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा विकल्प है नाभिकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी, जो आपको आसान लगे वो आप समझ सकते हैं। तो नाभिकीय अम्ल का मतलब न्यूक्लिक एसिड, तो आप देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लिक एसिड ही बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, इसका मतलब कि दूसरा विकल्प ही सही है, बाकी ये दोनों विकल्प भी
गलत हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स इज नोन एज। कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटा प्रोटीन का कण जो इन्फेक्शन कर सकता है, बीमारी फैला सकता है, उसे आप क्या कहेंगे? तो मैंने कई बार बता दिया है कि प्रोटीन ही अगर केवल है, जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो उसे प्रियांश कहेंगे। तो पहला विकल्प ही इसमें सही है, प्रियांश। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे विकल्प गलत हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है, प्रियांश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, यह देखना है कि इन चारों में से कौन सही है। तो पहला है, विषाणु में प्रोटीन परत यानी प्रोटीन की कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। यही पहला विकल्प ही सही है, 100% यह सही है। दूसरा विकल्प है, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकता है। तो बात 100% गलत है। विषाणु में स्वयं की प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है, यह भी बात गलत है, क्योंकि विषाणु जब तक किसी दूसरे जीवित कोशिका के ऊपर नहीं जाएगा, उस पर पोषण नहीं लेगा, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं छोड़ेगा, तब तक वह किसी भी कीमत पर अपना प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो तीसरा भी गलत है। चौथा है, विषाणुभ यानी कि वायरोइड्स प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल का बना होता है, यह भी गलत है। विषाणुभ का मतलब होता है वायरोइड्स। क्या होता है? वायरोइड्स। यानी कि वायरोइड्स जो है वह केवल नाभिकीय अम्ल का ही बना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन परत भी लिख दिया गया, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। यानी कि पहला विकल्प कुल मिलाकर के सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वायरस विषाणु यानी कि वायरस का मतलब विषाणु में पाया जाता है। तो एक वायरस में क्या पाया जाता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो कई बार मैंने बता दिया कि एक वायरस या एक विषाणु के पास बाहर प्रोटीन होती है और अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डी वाला यानी कि चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? यानी निम्नलिखित जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? तो प्लाज्मोडियम, स्टेफाइलोकोकस, HIV, बैक्टीरियोफेज। तो आपको पता है कि इसमें 2 वायरस के नाम दिए गए हैं। पहला क्या है? HIV और दूसरा बैक्टीरियोफेज। लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर तो डीएनए होता है, ये तो क्लियर हो गया है। इसका मतलब चौथा विकल्प तो गलत हो गया। बाकी प्लाज्मोडियम जो है यह एक प्रोटोजोअन्स है, तो इसके अंदर भी आरएनए नहीं रहेगा जेनेटिक मटेरियल, यह भी गलत हो गया। और स्टेफाइलोकोकस ये तो बैक्टीरिया है, इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा यही HIV। तो HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। इसका मतलब तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो आप पूरी तरह से सारी बातें समझ पा रहे होंगे कि जो सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस है। तो पहला विकल्प है राइबो वायरस, दूसरा है रेट्रोवायरस, तीसरा है डीऑक्सीवोरा वायरस, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, रेट्रोवायरस। तो जो HIV होते हैं यानी कि HIV का जो वायरस होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। अगला विकल्प है, मोन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से मोन्टेनियर तथा गैरो ने क्या खोजा था जिससे उन्हें खोज का श्रेय जाता है? तो पहला है एड्स विषाणु, दूसरा है हेपेटाइटिस बी विषाणु और तीसरा है पोलियो विषाणु, चौथा है T2 फेज। तो इसमें पहला विकल्प सही है, मोन्टेनियर तथा गैलो ने सबसे पहले एड्स वायरस या एड्स विषाणु की खोज किया, बाद में इसे HIV कहा गया। तो इसमें पहला विकल्प सही है कि मोन्टेनियर तथा गैलो ने एड्स के वायरस की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है? आप इस सवाल को अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर
एन यूकैरियोट। यानी जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन ऐसा है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है। तो देखिए पहला जो है नॉस्टॉक, यह एक एल्गी है जो कि यूकैरियोट है। दूसरा है सैक्रोमाइसीज, ये भी जो है यूकैरियोट है। तीसरा है क्लेमाइडोमोनास, यह भी एक प्रकार की एल्गी है और यह भी जो है यूकैरियोट। इसमें चौथे विकल्प में जो टीएमबी है यह एक वायरस है। यह एक क्या है? वायरस है। टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। और वायरस जो होते हैं यह एसेलुलर होते हैं यानी कि अकोशिकीय होते हैं, यानी कि न तो यह यूकैरियोट होते हैं और ना ही प्रोकैरियोट होते हैं। तो यहाँ पर टीएमबी यानी कि चौथा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 20 सवालों के जवाब और उनका विस्तार देखें। तो आशा करते हैं कि आपको सभी सवाल अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।